नमस्कार, मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? ए वेरी गुड इवनिंग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। परफेक्टली फाइन, वेरी गुड। वेरी गुड इवनिंग गीतांजलि, हर्ष, निशा, मनोहर, रमेश, केशव, अभिमन्यु, नरसी, राहुल, तान्या, विकास, प्रिया, निखिल, शिवांक, शुभम। वेरी गुड इवनिंग। मनोहर, कौन सा बुक लूं? इंटरेस्ट आ गया है पॉलिटी के लिए। भैया ज्यादा इंटरेस्ट आ गया तो लक्ष्मीकांत पढ़ लो, और परीक्षा के लायक पढ़ना है और ठीक ठाक पढ़ना है तो परीक्षा वाणी करके एक प्रकाशन की किताब आती है, वो पढ़ लो, है ना। प्रकाश ओझा करके, वो कौन से ओझा हैं, पीके ओझा कौन सा ओझा है, उनकी किताब आती है ना, वो पढ़ लो। ए.के. पांडे, बहुत सारा आशीर्वाद। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, चलिए शुरू करें। हाँ, विश्वरंजन रथ, बोलिए बेटा, क्या पूछना था? बिल्कुल ले सकते हैं। राम भारत प्रजापति, बैंकिंग और एसएससी दोनों साथ में ले सकते हैं। कुछ सीईटी करके सब्सक्रिप्शन आता है, वो देख लेना बेटा, है ना, उसमें सब कुछ हो जाएगा। हाँ, वंशी का पीएम बख्शी बेटा, जरूरत हो तो लेके आना, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ जी, अमित दरगस सही है। सचिन कुमार, सर आज मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। एक साल पढ़कर आपके साथ बहुत ज्ञान हुआ, खास करके इंटरनेशनल इशू मॉर्निंग में आपसे करंट पढ़ा, सीए में मेरा स्ट्रांग हो गया, आगे भी आपके साथ रहूंगा मॉर्निंग में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं सचिन कुमार आपको। हाँ जी, रीना एकदम बढ़िया हेल्थ है बेटा। मीनाक्षी सही है। हरिहर भाई, बीघा का मतलब एकड़ नहीं होता है, एकड़ से छोटी यूनिट होती है। मैं आपको एक्यूरेट तो फिगर मुझे ध्यान नहीं है, मैं देख करके बता दूंगा। कुछ तो होता है 2.5 3 या कुछ इस तरह का होता है ना। पीडीएफ कैसे मिलेगा निखिल? जब मैं अपलोड कर देता हूँ उसी के बगल में 3 डॉट आते हैं, वहां से आपको मिल जाएगा। केतुल कुमार विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया बेटा, गुड इवनिंग। अच्छा, और विशाल कुमार का आज फर्स्ट डे है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आ जाइए, और क्लास के बगल में 3 डॉट्स दिए होते हैं, वहां से आप सब चीज पूछ सकते हैं। संतोष गुप्ता भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब शुरू करते हैं साथियों। आज हमारा जो है, मतलब आज का जो सेशन है बहुत खास है, क्योंकि कल हम लोगों ने आज ही के इस सेशन में जो है वो डीबीएसपी पढ़ना शुरू किया था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ना हमने शुरू किया था, है ना। तो आज हम उसी सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 प्रकार की चीजें सीखना शुरू किया था। सोशलिस्ट को सीखा था सोशलिस्ट के बाद में आज हम आपको एक टर्म और सिखाएंगे। सोशलिस्ट के आर्टिकल्स तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन सोशलिस्ट को मैं समझाऊं उसके साथ साथ मैं आपको 2 चीजें और सिखा रहा हूं। उनमें से एक का नाम है गांधीयन प्रिंसिपल और एक का नाम है लिबरल इंटेलेक्चुअल, है ना। तो सोशलिज्म के अंदर तो हम लोग अब तक ये सीख चुके हैं कि कौन सा आर्टिकल सोशलिस्ट होगा जो समाज को ध्यान में रख करके बनाया गया। और समाज में बोले तो बूढ़ों को, बच्चों को, महिलाओं को, फिर धन की समानता को, बोले तो समाज को बना करके जो भी दिमाग में लाए गए आर्टिकल्स हो, वो समाजवादी आर्टिकल्स हैं। वो हम एक बार लास्ट में याद कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम ये 2 टर्म सीखने का प्रयास करते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल क्या है और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, इन दोनों को आज समझते हैं, और समझ करके फिर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन तीनों में बांटते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। कुंतल बंदोपाध्याय लिख रहे हैं कि सर क्या आपके नोट्स पढ़ने के बाद भी बुक पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो बेटा, बुक की तो मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, है ना। मतलब बुक तो आपको मैं कभी मना ही नहीं करूंगा कि बुक मत पढ़िए, और मैं कह रहा हूँ बुक चाहे कोई सी भी पढ़िए, लेकिन बुक पढ़िए, क्योंकि टीचर हमेशा साथ नहीं रहेगा। लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद से पढ़ करके सीखनी होंगी। हम लोग केवल सब्जेक्ट में, मतलब टीचर का केवल महत्व, चाहे मैं पूरी चीजें आपको रटा भी दूं तो भी इतना समझना कि हमारा काम केवल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करना मात्र होता है। या यूं समझ लो कि आप लोगों को सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिला करके जो आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करना होता है सही मायने में। स्टडी जब आप फाइनली अधिकारी बनोगे वो खुद की पढ़ाई से बनते हो, ये कटु सत्य है। और खुद की पढ़ाई में जब तक बच्चा किताब नहीं पढ़ता, एडिशनल कुछ नहीं सीखता, या फिर उसको खुद से ये फीलिंग नहीं आती कि उसने भी खुद कुछ किया है, तब तक उसका कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैं सब चीजें पढ़ाऊंगा, मेरी एक एक चीज इन नोट्स में कवर हो जाएगी,
फिर भी अगर आप ये सुनना चाहो कि मैं ये कह दूं कि बुक मत पढ़ना, नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने खुद ने आज तक कभी ना तो कोई कोचिंग करी और ना कुछ किया। मैं खुद बुक्स का मतलब बहुत बड़ा दोस्त रहा हूँ। सिराने पे भी बुक्स ही रखी रहती है मेरे पूरे टाइम, जहाँ बैठा रहता हूँ वहां बुक्स होती हैं, और बुक्स को मैं कभी भी मना नहीं करूंगा, है ना। चलिए, तो आज हम जो आज सीखने जा रहे हैं साथियों, पहले हम उस टर्म को सीख लें, और फिर भी किसी को कुछ पूछना रह जाए तो क्लास के अंत में, आज थोड़ा क्लास 40 मिनट में ही ओवर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कुछ भी बात ऐसी रह जाए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल के लिए हम समझते हैं गांधीयन प्रिंसिपल अल्टीमेटली है क्या। तो पहले मैं आपको सीधा आर्टिकल वाली लिस्ट पे ले चलता हूं, जहां पे गांधीयन प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, और गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है विलेज पंचायत, यहाँ लिखा हुआ है कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ लिखा हुआ है वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल प्रोफेशनल। ये हमें समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। SC ST वीकर सेक्शन के लिए सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स, है ना, प्रोहिबिशन ऑफ क्लाउ स्लॉटर, काल्व्स एंड मिल्क एंड ड्रॉट, ये सारे के सारे आर्टिकल किसमें डाल रखे हैं, गांधीवादी प्रिंसिपल में। अब हमें कैसे याद करें, कैसे याद करें कि सर ये जो आर्टिकल है ये गांधीयन आर्टिकल है, कैसे याद करें। चलिए साथियों ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, जैस्मिन स्वाइन आपका हम देखते हैं कमेंट, आपने देखने के लिए बोल दिया है तो देख लेंगे, आप पढ़ लो, लेकिन एक बार लास्ट में बात करेंगे। साथियों, गांधीयन प्रिंसिपल को समझने से पूर्व मुझे आपको थोड़ा सा गांधी जी के बारे में बताना है। हालांकि जिस प्रकार से कहते हैं कि गांधी जी को जितना समझोगे उतना जटिल होता चला जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं, और अगर कभी दुनिया में बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ी तो मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आज मतलब बहुत बड़े बड़े हम लोगों को पूजते हैं, उस तरह से ये पूजनीय होंगे। अभी तक तो नोट पे ही हैं, भविष्य में ये मतलब अगर बुद्धिजीवियों की संख्या बढ़ी और बुद्धिजीवियों की संख्या घटी तो शायद नोट पे भी ना बचे, ठीक है। तो दोनों ही बातें हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, पहले समझने का प्रयास करते हैं। हम गांधी जी के साथ में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से फैलाए गए ज्ञान के आधार पर गांधी जी को इंटरप्रिटेट करते हैं, जिसमें गांधी जी को कह दिया जाता है कि भगत सिंह के समय कुछ नहीं बोले थे, या फिर पूना पैक्ट के समय इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, कि मुस्लिम लीग के साथ समझौते में गड़बड़ कर दी थी। हम कमियां ढूंढते हैं क्योंकि हम खुद नेगेटिव व्यक्ति हैं, और अक्सर मैंने आपको एक लाइन बोली है कि विद्यार्थी जीवन में कभी भी अगर ये लगे कि मैं सकारात्मक हूं या नकारात्मक, इसका तरीका केवल एक है कि आपको सामने वाले में अच्छाइयां नजर आई या कमियां नजर आई। अगर आपको सामने वाले में अच्छाइयों और बुराइयां दोनों नजर आई तब आप एक मॉडरेटर हो, मध्यस्थ आदमी हो। लेकिन अगर आपको केवल कमियां ज्यादा नजर आए और अच्छाइयां नजर कम आए तो आप समझ जाना कि आपका व्यक्तित्व नकारात्मक है। आपको अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी पता हो, लेकिन अच्छाइयों की वजह से आप उसको मानते चले, तो वो आपका सकारात्मक रवैया है। फिलहाल के लिए मैं गांधी जी के ऊपर कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, समझने का प्रयास करें। साथियों, गांधी जी वाज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले यह कहा कि मेरा राज्य में विश्वास नहीं है। देश की आजादी के बाद में, देश की आजादी से पहले तो अंग्रेजों को लाठी से भगाया ही था, वो तो सभी लोगों को पता है, लेकिन गांधी जी ने राज्य में विश्वास नहीं है ये लाइन बोलने वाले वो पहले व्यक्ति थे। अब आप पूछेंगे कहां पर पहले व्यक्ति थे। भाई साहब, आपकी इतिहास में, जिसमें आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिसमें आप सारी बातें पढ़ते हैं, वहां पर मेरे प्यारे साथियों गांधी जी के बारे में पढ़ा जाता है। कहने को तो बहुत सारे हमारे राष्ट्रवादी ऐसे हुए हैं जिन्होंने राज्य में विश्वास को नकारा है, लेकिन राज्य को प्राप्त करने के बाद उसको नकारने की अगर किसी में क्षमता हो सकती है तो वो गांधी जी ही हो सकते थे। मतलब सोचिए, जिस चीज के लिए उन्होंने पूरा संग्राम किया, करो या मरो तक का नारा दिया, और फाइनली जब हिंदुस्तान को एज ए कंट्री प्राप्त कर लिया, शासन को प्राप्त कर लिया, उस समय कहते हैं कि मुझे राज्य में विश्वास नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मतलब कि आप सब कुछ प्राप्त करके भी कहो कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। फिर आप सवाल बनता है कि भैया क्या है ऐसा गांधी जी के बारे में, क्यों ऐसा कहा करते थे। इनके बारे में मैं थोड़ी सी बातें बताने का प्रयास करूंगा, और जितना भी आप यूपीएससी या किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी करेंगे और इनकी आइडियोलॉजी को जानने का प्रयास करेंगे तो आप डेफिनेटली इस प्रकार की चीजों को समझ भी पाएंगे। इधर सुनिए साथियों, राज्य गांधी जी की नजर में शोषण का साधन है। राज्य गांधी जी की नजर में शोषण का साधन, ये तथ्य है। और गांधी जी कहते हैं कि राज्य जो है वो शोषण का शासन तो है ही, साधन तो है ही, और गांधी जी अपने आप को कहते थे कि मैं राज्य चाहता ही नहीं हूं, अर्थात मैं अराजकतावादी हूं। गांधी जी खुद को कहते थे कि मैं अराजकतावादी हूं, अर्थात अनार्किस्ट हूं। अब ये सवाल बनता है कि ये क्या होता है। भैया बात ऐसी है कि अनार्किस्ट का मतलब होता है जो राज्य में विश्वास ना रखे। फिर आप पूछेंगे सर फिर तो यही चीज आतंकवादी भी चाहते हैं। आतंकवादी हुए या फिर अलगाववादी हुए, वो लोग भी तो यही लाइन बोलते हैं। फिर क्या अंतर रहा किस किस में।
हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में और गांधी जी में फिर क्या अंतर रहा? फिर तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी तो यही कहती है ना, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को भी आप अराजकतावादी कहते हो। और हाँ सर, हमारे यहाँ तो हर दिन अखबार में एक चीज आती है और वो ये लिखी आती है कि कुछ अराजक तत्वों को पकड़ा गया, अराजक तत्वों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सर सुर्खियों में आता है हमारे यहाँ तो आपने अराजक तत्व भी कह रखा है सर, और आपने कह रखा है गांधी जी भी अनार्किस्ट थे, तो सब कुछ समझ से ऊपर जा रहा है। अल्टीमेटली गांधी जी क्या थे सर, थोड़ा बताओ। हाँ, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि अल्टीमेटली गांधी जी क्या थे। साथियों, सबसे पहले गांधी जी का कहना था कि मैं अराजकतावादी हूं, इसका मतलब यह है कि मैं केंद्र में सत्ता का विरोधी हूं। केंद्र में सत्ता का विरोधी। अब केंद्र में सत्ता का मतलब क्या होता है? केंद्र में सत्ता, जैसे आज आप देखते हैं, आप आज देखते हैं एनडीए का शासन है, पहले देखते थे यूपीए का शासन है। केंद्र में सत्ता का मतलब है कि मैं सत्ता के केंद्रीयकरण का विरोधी हूं, केंद्रीयकरण का विरोधी। अर्थात मैं चाहता हूं कि विकेंद्रीकृत सरकार हो, विकेंद्रीकृत। अब आप पूछेंगे कि विकेंद्रीकृत का मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? कि पावर किसी एक आदमी के हाथ में ना हो जो देश के साथ कुछ भी कर दे, नोटबंदी कर दे या फिर पाकिस्तान पर हमला कर दे, यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे देश की कोई ना कोई ताकत रोके। अच्छी बात है। मतलब देखिए, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप इसे प्लीज डायरेक्टली वो मत लेना, मैं केवल बोलने के लिए बोल रहा हूं चीजें। मतलब इसको ऐसे ले लीजिए या फिर ये समझ लीजिए इमरजेंसी लगा दे। राजनेताओं का जो काम है, जो भी मेजोरिटी में आते हैं वो जो करते हैं, मैं वो बातें बोल रहा हूं। ठीक है सर। तो अब सवाल ये बनता है कि सर गांधी जी ऐसा क्यों कहते थे कि सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए? क्योंकि गांधी जी इस आइडियोलॉजी को बहुत ज्यादा मानते थे कि जब सत्ता केंद्रीकृत होती है तो वो शोषण का साधन बन जाती है। शोषण का साधन बन जाती है इससे मतलब हुआ वो दूसरों पर अत्याचार करती है। अब आप पूछेंगे अत्याचार किस पर करती है सर, हम पर तो नहीं हुआ? नहीं साथियों, अत्याचार ही है, क्योंकि आपने अपनी स्वतंत्रता मांगी थी। आपने स्वतंत्रता मांगी थी और स्वतंत्रता के नाम पर आपने मूल अधिकार मांगे थे। आपने कहा था कि भैया मुझे और कुछ नहीं, मुझे मेरे देश में रहने का मूल अधिकार चाहिए, मुझे बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आने जाने की स्वतंत्रता चाहिए। आज देश की एकता और अखंडता के नाम पर मेरे बोलने को रोक दिया जा रहा है। मुझे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के नाम पर यह कह दिया जा रहा है कि आपके ऊपर जो मूल अधिकार हैं उनमें यह लिखा हुआ है कि आपका बोलना रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है। और जब रीजनेबली रेस्ट्रिक्टेड है तो उसमें कुछ भी डाल दिया जा रहा है। आप में से कुछ विद्यार्थी बफर भी कर रहे हैं, उनकी भी सुन ली जाए। आप भाई बता दीजिए कि क्या मैं आप सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? क्या मैं सभी को सही से सुनाई और दिखाई पड़ रहा हूं? परफेक्ट। ठीक है साथियों, तो जो 5% है उनका डेटा खत्म हो गया है। इंटरनेट जो है वो मतलब 4G की स्पीड से एकदम 1G पर आ गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है ना? अच्छा, तो अब क्या है, आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, अगर आपकी बातों को हम मानते हैं, आपने कह दिया मैं आपकी बात से सहमत हो गया, आप थोड़ा सा इस बात को समझाइए, आपने इस लाइन पर समर्थन कैसे किया? गांधी जी के कथनों को आप कैसे मान सकते हैं कि गांधी जी ने जो कहा वो सही है? साथियों, हमने जो इतना लंबा संघर्ष किया ना, आजादी का जो संघर्ष किया, अंग्रेजों के समय हम ये मानते थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ कुछ बोला जाएगा तो अंग्रेज उस बोलने वाले अखबार को बंद करवा दिया करते थे, अंग्रेज उस बोलने वाली संस्था को बंद करवा दिया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? साथियों एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। हाँ जी, तो फिर सवाल बनता है, बोले सर एक बात बताइए, विशाल क्या बोल रहा है? विशाल को सब चुप कराने लग रहे हैं, क्या चक्कर है? निकल गया विशाल। चलो सुनो, हाँ जी, अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्या हुआ साथियों, यहां पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करें।
कि भाई जब हमने स्वतंत्रता मांगी, अंग्रेजों के समय ऐसा हुआ करता था, अगर किसी समाचार पत्र ने सरकार के खिलाफ लिख दिया तो फिर सरकार के द्वारा समाचार पत्र पर ही रोक लगा दी जाती थी। क्या कहा जाता था? सरकार के द्वारा समाचार पत्र पर ही रोक लगा दिया जाता था, ये कहते हुए कि हम वर्नाकुलर भाषा में लिखी जाने वाली बातों को अलाउ ही नहीं करेंगे। और ऐसा होता था। तो फिर एक बात बताइए सर, जब आप उस समय एक्ट ले आते थे और आज भी सरकार ये कह देती है कि लोग जो हैं वो कुछ अफवाह फैला रहे हैं, ट्विटर से निवेदन है कि वो 100 लोगों के अकाउंट डिलीट कर दे। आज आप बोलते हैं कि ट्विटर से निवेदन है कि वो 100 अकाउंट डिलीट कर दे। वर्नाकुलर का मतलब स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भाषा। तो सरकार आज क्या करती है? वर्नाकुलर का मतलब स्वदेशी भाषा। ठीक है, आज क्या होता है? आज सरकार कहती है कि ट्विटर से निवेदन है कि 100 अकाउंट डिलीट कर दे या फिर उनको बैन कर दे अपने पास से। ठीक है, सरकार के द्वारा किसी भी राजनेता अथवा किसी भी छात्र नेता को केवल इसलिए पुलिस की प्रताड़ना में डाल देना क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने राज्य के खिलाफ कुछ बोला, भाई साहब आप उसे NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत ये कहते हुए अंदर डाल देते हैं कि इसके इस प्रकार के भाषा से देश की अखंडता को खतरा है। देश की अखंडता को खतरा है मतलब इसके भाषणों से, इसके वादों से संभव है कि देश के अंदर दंगे हो जाएं, और दंगों को ध्यान में रखते हुए आज हम चाहते हैं कि इस व्यक्ति को NSA लगाकर अंदर डाल दिया जाए। क्या आपको पता है साथियों, जब हम लोग आजादी मांग रहे थे ना, उस समय अंग्रेज हमें उसी एक्ट से अंदर डाला करते थे जिससे आज भारत सरकार डालती है। उस समय हमारे जितने भी राष्ट्रवादी हुआ करते थे, राष्ट्रवादी बोले तो जो महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, पटेल जी, और उनसे पहले के भी जितने भी क्रांतिकारी रहे हैं, उन्हें NSA एक्ट के तहत ही अंदर डाल दिया जाता था। NSA एक्ट के मतलब, अरे बोले इसको अंदर डालो। बोले क्यों? क्योंकि ये बोलेगा और देश की जनता एक हो जाएगी। देश की जनता एक हो जाएगी तो देश की एकता को खतरा है। एकता बोले तो अंग्रेजों को खतरा है। देश की जनता अगर एक हो गई तो अंग्रेजों को जाना पड़ सकता है। इसलिए उस राजनेता को ही अंदर डाल दो जो जनमानस को एकत्रित करने का प्रयास कर रहा है। आज भी तो कुछ ऐसा ही होता है, देश की एकता को खतरा है, इसलिए इस राजनेता को अंदर उठा करके डाल दो, जिसमें वो ये मांग कर रहा होता है कि मुझे किसी ना किसी प्रकार के सरकारी करप्शन का भांडा फुड़वाना है, मुझे भ्रष्टाचार का पता लगवाना है। कोई भी मांग कर रहा हो उसे अंदर डाल दो। आज जैसा, मैं हालांकि पॉलिटिकल बातों में नहीं जाऊंगा, हाल ही में बिहार के राजनेता को उठा करके सरकार ने अंदर डाल दिया क्योंकि उसने 2 दिन पहले एम्बुलेंस एक्सपोज की थी। एम्बुलेंस एक्सपोज की और उसके बाद में उस विद्यार्थी, उस व्यक्ति को उठाया और उसको कि भैया तुम कोरोना का लॉकडाउन तोड़ रहे थे, एम्बुलेंस एक्सपोज करने कैसे पहुंच गए, और उठाए और अंदर डाल दिए। ये क्या है? मतलब आपने राज्य होने के नाम पर जहां कस्में खाई थी कि वो जनता को फैसिलिटेट करेगी, आज राज्य खुद को बचाने का प्रयास कर रहा है कि वो सत्ता में कैसे बने रह सके। जितने भी मुखर या प्रखर शब्द हैं, या तो उन्हें बंद करवा दिया जा रहा है, बोलती हुई बंद करवा दी जा रही है, और उन्हें एक बहुत ही कॉमन शब्द देशद्रोही से टैग कर दिया जा रहा है। ये देशद्रोही शब्द तो इतना ज्यादा हो गया है कि हाल ही में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया उसमें भारत के खिलाफ बकायदा ये लाइन लिखी गई कि भारत में कुछ भी बोलने का मतलब है देशद्रोही हो जाना। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मतलब अभी जो हाल ही में आप लोगों ने सुना भी है, मैंने पूरे क्लास में पढ़ाया है ये कंटेंट, बकायदा पार्टी का नाम लेकर के उसमें कमेंट किया गया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने पूरी एक एक बात निकाल के रख दी कि ये है, लेकिन वो किसी भी न्यूज़पेपर या मीडिया हाउस ने इस तरह से नहीं पढ़ाई। मतलब है क्या कि आप व्यक्ति का जो विचार है उसे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी जब आप देखते हैं, आज कहीं पर भी पूरे देश के अंदर जो भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, आपको कोई भी न्यूज मीडिया के अंदर एक आम आदमी की बात सुनाई हुई नहीं दिखाई दे जाती। आपको क्या कहा जाता है? कई लोग, समझदार लोग, ये कहते हैं आपसे टीवी बंद कर दो क्योंकि टीवी पर कुछ ऐसा चल रहा होगा जो एक सेट प्रोपेगेंडा होगा, क्योंकि धरती पर कुछ और ही हो रहा है और वहां पर कुछ और ही हो रहा है। अब अगर आप इस बात को समझते हैं तो फिर गांधी जी को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि मैंने आज का करंट परिप्रेक्ष्य आपको समझाया। चलिए अब गांधी जी की बात सुनते हैं। गांधी जी ने देश की आजादी के समय कह दिया था, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं। राज्य नहीं चाहिए मतलब मुझे केंद्रीयकरण नहीं चाहिए, सत्ता का केंद्र किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना हो। मैं कह रहा हूं ना, जितना गांधी जी को समझोगे उतने उनके भक्त हो जाओगे। आप कहोगे कि यार गांधी जी थे जो इतना पहले पहचान गए थे कि सत्ता करवाती क्या है।
जिसके पास सत्ता आ जाती है ना साथियों, वो उसको जाने से रोकने की हर प्रकार का प्रयास करता है। आप दुनिया का कोई भी उदाहरण उठा के देख लो, शी जिनपिंग एक बार आया, दोबारा आया, तिबारा आया, फिर कानून में बदलवा दिया। ठीक इसी प्रकार से पुतिन आया, पुतिन बना रहा बना रहा बना रहा और चलता जा रहा है। उधर की तरफ नेतन्याहू आया, बना रहा, जिनको भी आप वर्ल्ड लीडर देख रहे हैं, जिनकी भी प्रशंसा इस धरती पर हुई है, वो बाद में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी हद तक कर रहे हैं। आप उधर देख लीजिए, मैं इंडिया का उदाहरण ही हटा देता हूं, चलिए रशिया चलते हैं। रशिया में पुतिन आए थे लोकतांत्रिक तरीके से। आज आप देख लीजिए कि उन्हीं लोकतांत्रिक तरीकों का उपयोग करते हुए उसने इतने कानून बदलवा दिए कि लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र चल रहा है, क्योंकि हर एक चीज मैनेज की गई। रशिया को उठा के देख लो, बाकी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। आज आप देख लो कि रशिया के अंदर अलेक्स नावल्नी, आप सोचिए इतना बड़ा देश, इतने बुद्धिजीवियों का देश, उसमें कोई नेता ही नहीं पैदा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही है राज्य जो शोषण का साधन हो जाता है जब ये सत्ता पाता है। गांधी जी ने इसीलिए उस समय कहा कि भाई मैं ये नहीं चाहता। फिर नेहरू जी पांव में पड़ गए, बोले गांधी जी आपने डायलॉग तो सही मार दिया, लेकिन अब मुझे ये भी बता दो कि फिर मैं करूं क्या। भाई आपको देश आजाद करवाना था, करवा दिया, अब छोड़ते इसको, चलें अपने अपने हरे रामा हरे कृष्णा करें। बताइए क्या चाहते हैं आप, क्या करें, क्या अब देश आजाद हो गया, अब करें क्या। बोले हाँ यार, अब ये तो बात सही है। वो तो गांधी जी कहा नहीं, मैं चाहता हूं जनता को शासन दे दो। बोले किस जनता को गांधी जी शासन दें, आप ये बताइए। बोले भाई जिस जनता ने अभी देश को आजाद करवाया है, इसे शासन दो। बोले अर्थात, बोले स्थानीय स्वशासन दो। आप सत्ता में क्यों बैठना चाहते हो, मतलब क्या नेहरू तुम्हारे अंदर इतना दिमाग है कि तुम पूरा भारत चला लोगे। नहीं जनती यार ये बात, और तुम चला भी लिए तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां चला लेंगी, इसका क्या भरोसा है। कौन राजनेता ऐसा होगा जिसको कि राजनीतिक स्ट्रगल याद होगा। जनता के हाथ में शासन सौंपो। जब नेहरू जी को ये बात पता चली तो उनके भी मन में यार कि यार इतनी मेहनत करके देश को अभी मतलब आजाद करवाया है, और अब जब पद बनने का समय आया, उस समय सारा पूरा मामला फैल गया। नेहरू जी ने गांधी जी से कहा चलो मैं आपकी बात समझ लेता हूं, आप कहना चाहते हो कि मैं एक ऐसी चीज शुरू कर दूं जिसको अभी तक भारत वालों ने देखा ही नहीं। बोले क्यों नहीं देखा। लॉर्ड रिपन के समय पे देखा है। बोले अच्छा, लॉर्ड रिपन के समय पर जो आप नगरीय स्वशासन बोलते हैं गांधी जी, वो कुछ छोटे मोटे नगरों में था, कुछ पर्टिकुलर जगह पर था। क्या इस संपूर्ण भारत में जिसकी लिटरेसी रेट 30% से भी नीचे है, इसको ये पता भी है कि शासन होता क्या है, फाइलें चलाई कैसे जाती हैं, फाइलें बनाई कैसे जाती हैं, बाबुओं से काम कैसे करवाया जाता है। ऐसे तो फिर गांधी जी ऐसा होगा कि हम गांवों के अंदर बैठ जाएंगे और गांव के लोगों से कह देंगे कि भैया ये तुम सरकार चलाओ। वहां के 2-4 पढ़े लिखे लोग, जैसे आज जमींदार लोगों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे फिर पढ़े लिखों का कब्जा हो जाएगा। गांधी जी को बात समझ में गांधी जी को बात समझ में आई। बोले यार मुद्दा तो भाई तुमने सही उठाया है, लेकिन यार मैं जो चाहता हूं वो तो अलग चीज है। तुमको पता चल गया ना कि मैं चाहता क्या हूं। बोले गांधी जी बात आपकी सारी सही है, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि क्या देश में आपको लगता है कि आज एक नया चीज लेके अपन आते हैं, ताजा तरीन बन करके आती है, अपन लोगों से कहते हैं आज से शासन तुम्हारा होगा, तो गांधी जी वो आपस में लड़ मरेंगे। उनको यही समझ में नहीं आएगा कि एक गांव कौन सा है, दूसरा गांव कौन सा है। वो समझेंगे कि हम आजाद हो गए। कि बिल्कुल वैसे हो जाएगा। एक बार देवताओं के बीच में और दानवों के बीच में लड़ाई हुई, तो लड़ाई थी कि लड्डू कौन ज्यादा खाएगा। तो फिर एक पंच बिठाया गया। पंच कोई देवता था, उसने कहा कि भाई देखो जिसको लड्डू खाना है खाए, सारे लड्डू खा सकते हो, लेकिन खाने की एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। खाएगा वही जो अपने लड्डू को सीधा हाथ में, मतलब बिना हाथ मोड़े लड्डू खा सके, मतलब बिना हाथ मोड़े लड्डू खा सके। बोले ये कैसे हो सकता है। बोले नहीं, लड्डू तभी खाया जाएगा, लड्डू सारे रखे हैं सामने, वही खाएगा जिसके सामने जो बिना हाथ मोड़े लड्डू खाए। अब कुछ ने राक्षसों ने क्या किया, लड्डू यूं लेते और धम से उछालते और फिर उसके नीचे नीचे गामते घूमते फिरते। अब वो फिर इधर से उधर साहब लोग फैलता फूलता हुआ, लेकिन अंत में फिर देवताओं को देखा, वहां पर एक भी लड्डू नहीं फैला। तो फिर देखा कि भाई देवताओं ने ऐसा क्या किया है। देवताओं ने कहा क्या किया, एक सामने देवता बिठा लिया, खुद बैठ गए, एक लड्डू उठाता वो उसके मुंह में डाल देता, वो दूसरा लड्डू उठाता इसके मुंह में डाल देता, बस सीधे हाथ से सप्लाई हो रही थी। इधर से उठाया उधर, उधर से उठाया इधर, लड्डुओं की सीधी सप्लाई हो रही थी। मतलब भाई प्रशासन जो है वो समझदारी के ऊपर आधारित होता है। आपने लड्डू दे दिए, लेकिन इन लड्डुओं के नाम पर कोई कैसे उछालता हुआ फिर रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। दिक्कत ये हो जाएगी कि भाई ये फैल गए,
तो बोले हाँ। तो गांधी जी को समझ में तो आई बात कि अभी जो स्थिति है पूरे देश की वो दानवों से कम नहीं है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है देश होता क्या है। इनको कह भी दिया तो ये लड़ मरेंगे कि ये गांव मेरा, ये गांव मेरा, तो फिर मुसीबत हो जाएगी। फिर गांधी जी ने एक प्रॉमिस लिया। बोले यार नेहरू, एक प्रॉमिस चाहिए फिर मुझको। बोले हाँ बताओ। तो ये प्रॉमिस दे कि जब देश आजाद हो जाएगा, आजादी के बाद में देश बड़ा हो जाएगा, देश में लिटरेसी तो बढ़ाने का काम करेगा ही। बोले गांधी जी मैं लिटरेसी का भी वादा कर रहा हूं आपको कि लिटरेसी बढ़ाऊंगा। और बोलो। बोले लिटरेसी का वादा बढ़ाएगा, देख लिटरेसी से मेरा लेना देना नहीं है, लेकिन लोगों में राजनीतिक समझ विकसित करेगा, पहले ये बता। बोले चलो ये वादा रहा, लोगों में मैं राजनीतिक समझ विकसित करूंगा। बोले ठीक है, राजनीतिक समझ विकसित करेगा ना, तो मुझको एक वचन चाहिए कि अपने देश के अंदर स्थानीय स्वशासन की स्थापना करेगा, ये मुझे तू वादा कर। बोले गांधी जी वादा कर सकता हूं लेकिन अधिकार नहीं दे सकता। मतलब समझना, मैं वादा कर सकता हूं लेकिन अधिकार नहीं दे सकता, अर्थात मैं आपको मूल अधिकार नहीं दे सकता, मैं नीति निदेशक तत्व में डाल सकता हूं, जब परिस्थितियां आएंगी मैं दे दूंगा। अधिकार क्यों नहीं? अरे अधिकार दे दिया तो फिर लोग लड़ने लगेंगे, क्योंकि समझ ही नहीं है। चच्चा खेला नहीं है भाई। देखिए चच्चा अभी कम इंटेलिजेंट नहीं था। अगर मैं आप मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के कभी भी डिबेट करते रहना कि मैं कौन सी पार्टी का समर्थक हूं, नहीं हूं, वगैरह वगैरह, लेकिन हाँ मैं कुछ लोगों को भारतीय राजनीति के अंदर अगर बुद्धिजीवी मानता हूं, उनमें से 3 लोग ग्रेट हैं, है ना। उन 3 ग्रेट में वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी, नेहरू जी, और एक व्यक्ति और थे जो पर्दे के पीछे थे, वो थे मेनन साहब, है ना। वो मेनन साहब जो कि नेहरू जी को उनके साथ, पटेल साहब के साथ पूरे टाइम रहते थे। ये आधुनिक भारत के मतलब निर्माता हैं, एक मेनन नहीं है, ठीक है ना। मतलब पढ़िएगा कभी इनके बारे में। ये सब बातें कि भगत सिंह जी की आइडियोलॉजी से आप समर्थक हैं, सबका सम्मान करता हूं, ये तो मेरा मूल कर्तव्य है। लेकिन समर्थक होने के साथ साथ कुछ आइडियोलॉजीज को जिनको मैं मानता हूं कि हाँ ये वो चीज थी जो एक बहुत बड़े विजन के साथ देखी गई थी और एग्जीक्यूट भी हुई, जो मेरे समकक्ष उदाहरण में दिखाई देती हैं या फिर आधुनिक इतिहास में दिखाई देती हैं, मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ऐसे अगर मैं वर्ल्ड में बात करूं तो मार्टिन लूथर किंग से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, जिसने की मतलब धार्मिक क्रांति की शुरुआत की थी। बहुत ही गजब व्यक्ति था, चर्चा करेंगे कभी उसके बारे में भी। तो वर्तमान मुद्दा क्या है, अब उस पर लौटते हैं वापस। तो बोले साहब देखिए मैं आपको मूल अधिकार तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये वादा जरूर दे सकता हूं, बिल्कुल वैसे ही कि अगर बस में बैठना है तो सीट तुरंत दूंगा, ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन आगे किसी बढ़िया ढाबे के ऊपर बिठा के खाना खिलाऊंगा, ये गारंटी दे सकता हूं। वो आगे कितना आगे होगा नहीं बता सकता, है ना। आगे वो कितना आगे होगा इसकी मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता। अच्छा साहब, तो फिर आप सवाल पूछेंगे कि बोले सर इसका मतलब आर्टिकल 40 जो है वो डीपीएसपी में इसलिए डाला गया कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन ला देंगे। बिल्कुल सही, और यही कारण है साथियों कि 1992 1993 हमारे देश के अंदर स्थानीय स्वशासन आया ही इस प्रकार से था। जो पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्वशासन आया वो असल में डीपीएसपी में लिखी हुई बातें थी, गांधी जी को किए गए वादे थे। लेकिन आपके मन में एक सवाल अब भी बनेगा, वो ये बनेगा कि सर देखिए बाकी सारी बातों से मैं आपके सहमत हूं, एक बार के लिए ये मान लो कि पंचायती राज आ गया, लेकिन सर देश कैसे चलेगा पंचायती राज से? भाई देश कैसे चलता है? देश में पंचायती राज तो आज भी है सर, है, लेकिन सर ये बताओ कि देश कैसे चलेगा? पंचायतों से देश चलता है क्या? आप मतलब मुझे सर ये समझ में नहीं आता। मतलब पंचायतें बैठ करके ये डिस्कस करेंगी कि हाँ भाई इंडिया को चाइना के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्या सर पंचायतें बैठ करके ये डिस्कस करेंगी कि इंडिया को यूएस के मसले पर ये करना चाहिए, यूएन के मसले पर ये करना चाहिए? सर ये तो थोड़ा ऊपर से जा रहा है मामला, पंचायतें ये कैसे कर सकती हैं? फिर मेरे पास इसका आंसर भी है, चाइना में कुछ ऐसा ही तो होता है। चाइना में सारा पंचायती राज ही तो है एक तरह का। बोले क्या बात करो, पंचायती राज है? चाइना कहता है इस बात को, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप उस मॉडल को दिमाग में लगा के चलेंगे तो काम वैसा ही दिखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। चाइना में जो सिस्टम है एक बार के लिए हटा दो, मैं आपको एक मामला सुझाता हूं, आप उसके बाद सोचिएगा और बताइएगा ये आइडिया होता तो कैसा होता। सुनिए साथियों, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं आपको फुल डे सुना जा सकता है। प्रीति है ना, हाँ सही कह रही हो, कहानीकार हूं ना मैं, कहानी सुन रहे हो आप मेरी बात को, है ना। मुस्कान शर्मा भी कह रही है सर डिबेट के अंदर उतर जाएं, गांधी जी को इतनी भी बुराई नहीं कर सकते। करेंगे बात सब, मैं बुराई पे उतरूंगा तो मैं गांधी जी की बुराई पर उतरूंगा तो मैं नॉन स्टॉप, आप जब तक मुझे चुप नहीं करोगे तब तक मैं बुराई भी कर सकता हूँ। मेरे पास आपके सबके प्यार से इतना कंटेंट है कि मैं दोनों पक्ष और विपक्ष में बोल सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप फिलहाल के लिए पक्ष सुने, क्योंकि देश उसी से बनने वाला है। तो अब सवाल क्या बना, ध्यान से सुनिएगा। तो अब सवाल ये बना, बोले पंचायतें देश कैसे चलाएंगी? चलो एक आइडिया डिस्कस करते हैं। लेट्स से
मैंने आप लोगों को कहा कि पंचायतें बनाओ जैसे आज होती हैं। पंचायत के अंदर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था देखते हैं आप, ग्राम पंचायत होती है, फिर पंचायत समिति वाला जो प्रधान वाला लेवल होता है वो होता है, फिर एक जिला पंचायत होता है। मैं कह रहा हूं आपको कि अपन लोगों ने जैसे पंचायत की व्यवस्था आज देख रखी है, एक पंचायत है, फिर प्रधान वाली पंचायत समिति है, फिर जिला प्रमुख वाला मतलब जिला पंचायत है। अगर पूरे देश के 719 जिले अपनी अपनी जिला पंचायतों से जिला प्रमुख को निर्वाचित करके भेजे, ये लो, अब मैं देश चलाने की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। मैंने आपसे कहा कि पूरे देश के अंदर से जो 719 मतलब जिले हैं वो अपना अपना जिला पंचायत चुन के भेजे, क्या दिक्कत आ रही है? और पंचायतों के माध्यम से इलेक्शन होके आए, फिर वो जो बन करके जिला प्रमुख आए, वो जिला प्रमुख जो 719 हैं उनमें से जिसकी भी मेजोरिटी हो उसको देश का पीएम बना दो, उसे देश का पीएम बना दो, क्या दिक्कत है बताओ? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बन तो गया पीएम। आप पूछेंगे इतना आसान है क्या सर? और हमने कहा और कितना मुश्किल था बताइए। फिर सर ये इतने लोग कहां बैठेंगे जाकर के? मैंने कहा चलो इतना मुश्किल आ रहा है, थोड़ा आसान कर देते हैं। एक काम करो, जिले की पंचायतों के हिसाब से इलेक्शन कर दो, उनके प्रतिनिधि बना दो। देश के अंदर आपको एग्जीक्यूटिव काउंसिल चाहिए, चलो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना देते हैं। 719 पंचायतें हैं, उसमें से 543 आपकी लोकसभा है। चलो एक काम करते हैं, 543 सांसद चुन के भेज दो उन्हीं में से। उन 543 में भी दिक्कत आए, चलो ये भी हटा दो। एक जिले के अंदर 33 जो है वो लोग मिलकर के किसी एक व्यक्ति को चुन के भेज दें, यानी जितने राज्य और यूटी हैं 28 + 8 का चुनाव करके भेज दो। यानी हर राज्य जो है वो अपने में से एक प्रतिनिधि चुन करके उन लोगों में से निकाल के भेज दे, 33 में से एक, उनसे चला दो चुनाव। ये लो 33 + 1 बन गई एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बोले सर ऐसे तो फिर कोई दूसरी पार्टी आएगी ही नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल है ये, और जो इस बात को पकड़ गया उसको आनंद आ जाएगा। क्या? बोले सर ऐसे तो सिंगल पार्टी ही शासन करेगी। 33 क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान में 33 जिले हैं। मैं 33 जिले की बात कर रहा हूं, यूपी वाले 80 की कर ले, जिनके राज्य में जितने जिले हैं उनकी बात करें। बोले सर ऐसे तो दूसरी पार्टी आएगी नहीं। बोले अच्छा दूसरी पार्टी नहीं आएगी? बोले हाँ। बोले सर ऐसे तो सिंगल पार्टी शासन रहेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सिंगल पार्टी शासन, क्या आपको पता है चाइना में एक ही पार्टी का शासन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। मैंने तो आपसे शुरुआत में कहा था चाइना जैसा सिस्टम, और सारे काम आप देख लो, चाइना से मजबूत सरकार आपको कहीं की भी दिखाई देती है क्या? बोले आप तो चाइना के समर्थक निकले। अरे नहीं नहीं साहब, मैं कम्युनिज्म का समर्थक निकला। अरे सर नहीं नहीं, मामला गड़बड़ है सर आपकी बात में। बोले क्यों? मैं बोल सर आप तो वही सारी बातें कर रहे हो जो मतलब ये लेफ्टिस्ट लोग बात करते हैं। आपने तो पूरा बिल्कुल चाइनीज तरह का, मतलब एक प्रकार से तानाशाही चाहते हैं आप। तो मैं तो कह ही रहा हूं, इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल था ये। क्या सवाल था? कि गांधी जी और मार्क्स दोनों एक जगह पर एक ही बिंदु पर आकर के जुड़ते थे। गांधी जी और मार्क्स, इस बार का प्रीलिम्स का सवाल है ये। कार्ल मार्क्स, दोनों में एक समानता थी, बताइए क्या? तो दोनों ही अराजकतावादी थे। दोनों ही अराजकतावादी थे, कहते थे सरकार में विश्वास ही नहीं हमें। और कार्ल मार्क्स को ही तो माओ ने पढ़ा था, तब जाकर के साम्यवाद आया था। तो कार्ल मार्क्स की जो कमियां थी वो माओ ने दूर कर दी और चाइना का साम्यवाद ले आया। बोले अच्छा तो आप ही हैं। बोले कौन? बोले आप ही हैं वो अर्बन नक्सल्स जो लेफ्टिज्म को पधार रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मैंने कहा भाई तुम टिप्पणी कर दो, मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं। आप मुझे क्या कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मुद्दा ये है विचारधारा पर अगर विचार किया जाए तो आइडिया बुरा नहीं है। बोले क्या आइडिया है? फिर सर एक बात बताओ, इसका क्या सॉल्यूशन है? बोले सर इसका क्या सॉल्यूशन? बोले किसका? पार्टी तो एक ही रहेगी, एक ही पार्टी शासन में रहेगी जैसे वहां पर होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ऐसे तो सर इंडिया में भी एक ही पार्टी रहेगी। क्या सर ये सही है कि पूरे देश के अंदर एक ही पार्टी शासन करे? मैंने कहा बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर सर आप कैसे कह रहे हो इस बात को? मैंने कहा भाई मैं तो एकदम सिंपल तरीके से कह रहा हूं। बोले बताओ कैसे? मैंने कहा भाई पंचायती लेवल पे कराओ ना, जितनी भी पार्टी का चुनाव कराना है। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा पंचायत में सरपंची के चुनाव में आदमी खड़ा करो। आपको दम लगाना है तो लोकल लेवल पे लगाओ ना। आपका पार्टी कांग्रेस है कि आपकी पार्टी कौन सी है? पार्टी होगी नहीं ना यार पंचायती लेवल पे। आप तो केवल ये कह दो कि भाई ये पंचायत में ये व्यक्ति खड़ा हो रहा है चुनाव में, आपको बंदा पसंद है वोट दो, नहीं पसंद है मत दो। आपके सामने ऑप्शन है ना। पार्टी की बात ही कहां आ गई इसमें? पार्टी की जरूरत ही कहां पड़ गई? आपने तो जबरदस्ती नाम दे रखा है उस पार्टी को। आप मत नाम दो, बिना नाम की पार्टी चलने दो, बेनामी चलने दो। आप बोले सर फिर ऐसे तो सबका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा भाई?
आप अपने पंचायत में से जिसको चुन के दोगे वोट, अब आप जैसी विचारधारा के जितने भी लोग सरपंच बन करके आए, एक जिले के अंदर जितने भी सरपंच बन करके आए, उनमें से फिर मेजोरिटी के आधार पर किसी एक का चुनाव होगा, लो विचारधारा का प्रतिनिधित्व होगा। इवन इतना अच्छे से हो गया कि एक जिला लेवल पर पता चल गया कि जिले के लोग क्या चाहते हैं। और बोलो, बोले हाँ ये बात भी सही है। तो जिले लेवल पर एक बात का पता चल गया तो फिर राज्य के लेवल पर भी पता चल गया। ऐसे तो इवन राज्य का मुख्यमंत्री बनाना भी शुरू हो गया, सही हो गया। अरे आज भी तो उल्टा होता है। आज क्या होता है, आज सबसे पहले मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है। देखिए अभी ध्यान से सुनिए, अभी राज्य के अंदर क्या होता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास जाता है, कहता है साहब इन इनको मंत्री बना दो, ये मेरे चाहने वाले हैं। मंत्री बन गए, फिर मंत्री बन गए वो विधानसभा में जाके बैठे, विधानसभा में जाकर के फिर बहसबाजी शुरू हुई। फिर हुई कि भैया लोग बताइए कब चुनाव करवाए जाए, बोले किसके, पंचायत के चुनाव करवाए जाए। पंचायत के चुनावों की तारीख आ गई, पंचायत के चुनाव हो गए, सरपंच चुन करके आ गए, प्रधान चुन करके आ गए, और साहब आपका जिला प्रमुख चुन के आ गया। ये लीजिए, आज ऊपर से नीचे चले आ रहे हो आप, टॉप टू डाउन अप्रोच है। मैं तो आपसे उल्टा कह रहा हूं ना साहब, उल्टा चल दो ना, बॉटम टू अप अप्रोच कर लीजिए ना, बॉटम अप अप्रोच करिए ना। बोले इससे फायदा क्या होगा, अरे इससे ही सबसे बड़ा फायदा होगा, जो बैठेगा सबसे ऊपर वो जमीन से उठ करके आएगा। बोले आज भी तो उठ के आता है, नहीं भाई, आज उन लोगों को सुना ही नहीं जाता जो वोट देने नहीं जाते। सबसे ज्यादा भारत में मतदान आज तक भी कहीं हुआ है तो पंचायती चुनावों में हुआ है। पंचायत के चुनाव कहीं के भी उठा के देख लो, 75% से ऊपर वोटिंग होती है। 75% से 75% से ऊपर वोटिंग होती है पंचायती राज की, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो अपने गांव के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट देते हैं। आप यूपी का भी उठा करके देख लीजिए, अभी 75% से ऊपर वोटिंग हुई है यूपी का। पंचायत के चुनाव में देखिएगा, कहते हैं कि सरपंच का चुनाव जीतना मुश्किल है, शायद विधायक फिर भी जीत जाए। विधायक को तो 2-4 सरपंचों को मैनेज करना है, सरपंच का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम है। ये लीजिए, अब आप बताइए लोकतंत्र में भागीदारिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आप बोलिए। अरे भाई लोकतंत्र में भागीदारिता, आज आप देखते हैं देश के अंदर जब जो हमारे देश को चलाने वाला सर्वे सर्वा है उसका जब चुनाव की बारी आती है, यानी कि हमको केंद्र के जब सांसद के चुनाव लड़ने होते हैं, 60% वोटिंग आती है। एक आध कभी राजनेता अच्छा आ जाए तो 60 से ऊपर परसेंटेज वोटिंग जाती है, 56%, 57% वोटिंग आती है। वास्तविकता पुराने रिकॉर्ड उठा के देखिए, नेता अगर लोकप्रिय आ जाए तो 60 से ऊपर क्रॉस हो जाती है, जैसे मोदी जी के समय पे हुआ। लेकिन आप उल्टा चलिए, ग्राम पंचायत का कोई सा भी ग्राम पंचायत उठा लीजिए, 75 से ऊपर है। ये लीजिए ना, आपको चाहिए क्या, भागीदारिता ही तो चाहिए। गांधी जी भी तो यही कहते थे, बोले गांधी जी कैसे थे। फिर आप पूछेंगे बाकी तो बात सही है सर, मैं आपकी सारी बातें समझ भी रहा हूं, ठीक है, थोड़ा ठीक है, डिबेट विबेट कर ली जाएगी इन सब बातों में। लेकिन एक बात मैं और पूछना चाहूंगा सर, बताओ आप। हमने कहा पूछ लो सर, कंपनियां कैसे चलाओगे, कंपनियां कैसे चलाओगे मतलब सर, आज देश में ओएनजीसी चलती है, रेलवे चलती है, आज देश में बीएसएनएल चलता है, एलआईसी चलती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी चलती है। आप बताओ, डीआरडीओ है, सेना है, फैना, ये सब चीजें कैसे चलाओगे। मैंने कहा गजब बात करी। चाइना में क्या होता है, चाइना में पूरे देश की काउंसिल बनती है, वो बैठ करके डिसाइड करती है कि क्या चाहिए। तो बोले आप चाइना बनाना चाहते हो, मैंने कहा चाइना का उदाहरण ही मत लो, मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, आपके इंडिया का ही उदाहरण ले लो। बोले कैसा, गांधी जी के पास कोई तरीका था क्या इसके बारे में। मैंने कहा हाँ। एक विद्यार्थी ने पूछा टैक्स कौन लेगा, अभी बताता हूँ, सारी चिंता मत करो, आपको सब बातें समझ में आ जाएंगी। मुद्दा ये है कि समझाने वाला चाहिए। बोले सर देश में आप, गांधी जी को कोई इसका तरीका मालूम था क्या कि ऐसा कर देंगे तो बढ़िया से पूरा देश चलेगा। मैं बहुत अच्छे से मालूम था, गांधी जी तो कह के मरे थे क्या, बोले सहकारिता लेके आओ, कॉपरेटिज्म, कॉपरेटिव सोसाइटी गांधीयन आइडियोलॉजी की तो देन है। बोले मतलब, अरे स्टेट कॉपरेटिव्स जो बनाते हैं आप, वो गांधीयन आइडियोलॉजी की तो देन है। और अर्थात होता क्या है सर, हमको तो कॉपरेटिव पता ही नहीं है, ये सोसाइटी सुना ही सुना है, ये होता क्या है। अरे बहुत बढ़िया चीज होती है। बोले कैसे बढ़िया चीज होती है, मैंने कहा इसके अंदर हो, ये कॉपरेटिव सोसाइटी होता क्या है। बेटा एक मिनट होल्ड करो। तो आप सवाल बना, बोले सर एक बात बताइए कि सर इसका कोई उदाहरण है जीता जागता। मैंने कहा क्यों नहीं है भैया। बोले क्या उदाहरण है। मैंने कहा अमूल दूध पीता है इंडिया। बोले हाँ। मैंने कहा मिल्क की जो क्रांति आई थी इंडिया के अंदर, वो कैसे आई थी, सहकारिता से तो आई थी, और किससे आई थी। बोले अच्छा, तो अपनी सहकारिता इतनी सक्सेसफुल है। मैंने कहा है नहीं क्या। वर्गीज कुरियन जो हैं वो सहकारिता से ही तो आज दुनिया का ही, इंडिया का तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंपनी बना दिए हैं अमूल को, बनास डेयरी को।
बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। बोले कैसे होगा सर? अरे मैंने कहा भाई लोग मिलकर के आपस में निर्धारित करेंगे, गांव की गांव आपस में मिल जाएंगे, फिर जिले के जिले आपस में मिल जाएंगे, फिर शहर के शहर आपस में मिल जाएंगे कि यार हमको ये प्रोडक्ट बनाना है, अपनी पहचान बनानी है। सर फिर देश का मोटिव कैसे डिसाइड होगा? अरे भाई आपने बनाई ना, जैसे जिला पंचायत है ऐसे राज्य पंचायत बनाइए, फिर देश की पंचायत बनाइए। बहुत बड़े बड़े जो वक्ता लोग आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वो असल में संसद को कई बार ग्रामीणों को खुश करने के लिए कह देते हैं ये देश की बड़ी पंचायत है। अरे खाक बड़ी पंचायत है, तुम डायरेक्ट सेलेक्ट होके आए हो यार, आईएएस अधिकारी हो तुम, देश की पंचायत बनाओ ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? वहां पर होंगे मुद्दे डिस्कस, देश के लिए क्या चाहिए। ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम आपको कंपनी जो गांव से चल के आएंगी बन के आएंगी। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि गांव के ग्रास रूट लेवल पर जो कंपनियां हैं वो भी डेवलप होंगी। और होता ही है, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, गांधी जी ने सबसे पहले ये लाइन बोली थी क्या, कि अगर देश को इकोनॉमिकली साउंड बनाना है, अगर इकोनॉमिकली देश को साउंड बनाना है, सबको रोजगार देना है, तो बड़ी कंपनियां नहीं, छोटे छोटे लघु और कॉटेज इंडस्ट्रीज का विकास करिए। आपको पता है नेहरू जी ने सबसे पहली गलती जो उनके विकास क्रम में की थी, हालांकि बाद में वो उसको सही से डिफाइन कर ले गए, लेकिन देश के अंदर गरीबी जो है वो पनौती बनी रह गई। उन्होंने आते ही सबसे बड़ी देश के अंदर कंपनियों का इन्वेस्टमेंट शुरू किया, बड़ी बड़ी कंपनियों को उन्होंने मतलब एक तरह से इंडस्ट्रीज को शुरू किया। ये ओएनजीसी, एनटीपीसी, भेल, गेल, ये जितनी भी बड़ी कंपनियां आज आप सुनते हैं, ये बड़े लेवल पर उनका इन्वेस्टमेंट प्लान आया। गांधी जी इसका उलट कहते थे, गांधी जी कहते थे अंग्रेजों ने जो हमारा यहाँ बर्बादी किया है ना, उस बर्बादी से पहले निकालो इन्हें, भारत को बाहर निकालो। बोले कैसे? इंडिया को वापस सेल्फ रिलायंट बनाओ, उन लोगों के पास वापस उनका काम पहुंचाओ। बोले जैसे? बोले उनको हथकरघा चलाना सिखाओ। गांधी जी क्यों सूत काटते रहते थे? आपको पता है गांधी जी बहुत पैसे वाले बाप के तो बेटे थे, मतलब उनके पिताजी उस समय इतने इंटेलिजेंट होते थे कि विदेश पढ़ाने भेज सकते थे, उनके रिलेशंस इनके इतने अच्छे हुआ करते थे कि दो विदेशों में तो केस मिला करते थे, तो उनको भैया विदेशी कपड़ा पहनने में कोई दिक्कत नहीं थी। गांधी जी कब बने? जब गांधी जी कब बने? जब किसी फर्स्ट क्लास डिब्बे में से उन्हें उतार के नीचे फेंक दिया गया था। अर्थात इतनी हैसियत थी उनकी कि वो विदेशों में फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने हाथ से कटा हुआ सूट क्यों पहन के दिखाते थे? लोगों को ये क्यों कहते थे कि मैं अब इतना सूट जरूर काट लूंगा जिससे मैं पहन सकूं? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो ये दिखाना चाहते थे कि हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं अपने काम से, हमें अपनी आवश्यकता के लिए जो वस्त्र चाहिए हम बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी हथकरघा चलाए, लेकिन हाँ ऐसे कुछ लोगों को स्वरोजगार मिल जाएगा, भारत की मांग भारत से पूरी होती चली जाएगी, हम अपने ब्रांड को उसी प्रॉस्पेरिटी से फैलेंगे जिस प्रॉस्पेरिटी को कभी अंग्रेज देखकर इंडिया आए थे। आपको पता होना चाहिए साथियों, अंग्रेजों के लिए बहुत गर्व की बात होती थी इंडियन कपड़ा पहनना, इंडियन कॉटन पहनना, और आज भी है। अगर आप देखें तो इंडिया का लीनन जो है या इंडिया का जो कॉटन है आज भी रईस लोग पहनते हैं। वो जमाना वापस आ गया है जिस समय पैसे वाले लोगों का टशन हुआ करता था, कपड़े सिलवाने जा रहे हैं। आजकल रेडीमेड तो उल्टा चलता कोई भी पहन लेता है, सिलवाने का फैशन अब वापस आ गया है। आज आप एक सिंपल से कम पैंट जोड़ी शर्ट सिलवाने जाइए, सिलाई में 1500 रुपए ले लेता है, कपड़े की कीमत अलग हटा दीजिए, ऑन एन एवरेज 5000 रुपए जोड़ी बैठता है कपड़ा है। मतलब वापस से वो टाइम लौट रहा है, लेकिन हाँ समय लगा। यानी खादी को बढ़ाइए। तो भैया ये खादी, विलेज, कुटीर उद्योग, कोऑपरेटिव्स कहां से आई? गांधीयन आइडियोलॉजी से आई। बोले गांधी जी फिर कृषि के क्षेत्र में क्या करें? अरे बोले हमारे पास ऑलरेडी इतना कैटल है, इतनी मवेशी है, उसका खाद उपयोग में लीजिए ना, उसका खाद उपयोग में लीजिए, उसके खाद से खेती करिए बढ़िया से। आज देश लौट रहा है ऑर्गेनिक कृषि के नाम पर। गांधी जी जब आजाद हुए थे उसी समय कह रहे थे बेटा ऑर्गेनिक कृषि कर लो, बहुत सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आज हम सोचते हैं, याद करते हैं, सिक्किम पहला ऑर्गेनिक राज्य हो गया, अंडमान, लक्षद्वीप, ये हम सुन सुन के राजी हो रहे होते हैं, वाओ ये हो गया। वो उस समय कह गए थे। इसीलिए उन्होंने क्लाउ स्लॉटर बंद करवाया था कि भैया गाय को मत मारिए, क्योंकि गाय जब दूध नहीं देगी तो आपके और काम आ जाएगी, वो आपको इतने सारे जीवन भर में काम दे जाती है। गाय का जींगड़ा मत मारिए, उसको मत मारिए, क्योंकि वो खेत जोतने के काम आ जाएगा। उसका उन्होंने मल्टीपल उपयोग बताया कि भाई इस काम को इस तरह से करिएगा। है विशाल अहलावत लिख रहे हैं आप तो आसानी से दिमाग बदल सकते हो। भाई मैं दिमाग नहीं बदल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, गांधीयन फिलॉसफी है जो आपको सिखा रहा हूं, बस ये है कि आपको आप तक किसी ने पहुंचाई नहीं। अंशिका आपके दर्शन करने हैं भैया, सामने ही बैठा हुआ हूं मैं, है ना। मुद्दा समझ रहे हैं आप? मुद्दा भाई मैं अगर खुद होता तो मेरा तो पता नहीं विचार ही क्या होता। मैं तो केवल उनकी बात बोल करके आपकी नजरों में सम्मान पा रहा हूं, सोच के देखो वो आदमी खुद क्या होगा। आप सोचो
कि आज मैं जो आपके सामने बात बोल रहा हूं वो किसी और व्यक्ति की बोल रहा हूं, उससे आपकी नजर में इज्जत पा रहा हूं। सोच के देखो रियल में वो आदमी क्या होगा, है जिसने सत्य के दर्शन में एकादश व्रत के पालन की बात करी थी, जिसने ये कहा था कि अगर गांधीवादी बनना है ना तो कपड़े पहनने से नहीं, टोपी लगाने से नहीं, मेरे 11 नियम हैं कि इन 11 नियम को पालन कर लेना, गांधीवादी बन जाओगे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, शारीरिक श्रम, छुआछूत की हानि और देश प्रेम। बोले इन चीजों को पालन कर लेना तो गांधीवादी बन जाओगे। मैं बच्चों को कई बार क्लास में चैलेंज दे देता हूं कि एक दिन सच बोल के दिखा देना, आप गांधीवादी का तर्क पता लगा लोगे, गांधी जी हैं क्या। एक दिन भर सच बोल के दिखा देना। मैं कई बार क्लास में मजे लेता हूं। अहिंसा, एक दिन अहिंसा किए बिना रह जाना। आप कहेंगे सर हम तो अहिंसात्मक ही हैं। नहीं है भैया, आप कतई अहिंसात्मक नहीं है। आप दिन भर में कोई ना कोई ऐसी हरकत आप जरूर करते हैं जिससे किसी ना किसी को बुरा जरूर लगता है। बोले नहीं सर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूं, मैं एकदम बिल्कुल कोने में डला रहता हूं, मैं किसी से बात ही नहीं करता, तो भी तो अहिंसा ही कर मतलब हिंसा कर रहे हो आप। बोले कैसे? आप कोने में डले हो, पता नहीं कितनों का दिल टूट रहा है, इतने ही लोग आपका खड़ा खड़ा बाट जो रहे हैं कि भैया आएंगे मिलेंगे, हैं आप किसी ना किसी को दुखी कर रहे हो। बोले ऐसे तो गांधी जी ने भी किया होगा। बिल्कुल नहीं। गांधी जी ने यहां तक कि जब दंगे हो रहे थे, तो जो राष्ट्र के अंदर दंगे हो रहे थे, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था, तो गांधी जी अपनी चारपाई डाल के वहां बैठे थे जहां पर देश में दंगे छिड़े थे हिंदू मुस्लिमों के बीच में, और उन्होंने भोजन पानी सब त्याग दिया, ये कहते हुए कि मैं तब तक भोजन नहीं खाऊंगा जब तक आप दंगे नहीं रोक देते। हिंदू मुसलमानों के बीच जाके डल गए कि लो कर लो गुस्सा जिसको करना है। बोले अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग स्वशासन के लिए गांधी जी जिम्मेदार? हमने कहा बिल्कुल सही। आपके अकॉर्डिंग पशु पक्षी को काटने से बचाने वाले गांधी जी जिम्मेदार? हमने कहा बिल्कुल सही। आपके अकॉर्डिंग विलेज और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने वाले गांधी जी जिम्मेदार? हमने कहा बिल्कुल सही। बोले गांधीयन फिलोसफी के अंदर आप कॉपरेटिज्म को बढ़ाना जो कहते हैं? हमने कहा बिल्कुल सही। बोले फिर एक बात बताओ सर, नशा ना करें ये कौन सी बात है? मैंने कहा यार देखिए, नशे से गांधी जी को कोई लेना देना नहीं था। गांधी जी का सिंपल सा उद्देश्य था कि भारत जो है ना गांव में बसता है और गांव संस्कार में बसता है। गांधी जी का सबसे बड़ा कथन कि भारत है कहां, भारत को खोजने आप इधर उधर भाग रहे हो, लेकिन भैया गांव भारत जो है वो तो गांव में बसता है। देश जब आजाद हुआ था 90% से ज्यादा लोग गांव ग्रामीण थे, और उस समय हम हाई एंड बातें करना शुरू कर दिए। हम समझे ही नहीं ना, क्योंकि हमारा देश पर जो शासन जिन्होंने किया वो विदेशी लिटरेटेड लोग थे। गांधी जी ने जगह जगह जाकर गांव को समझा था और वो वहीं से रूट कॉज निकाल के लाए थे। तो अब आपको ये बातें जिनको भी भाषण लगी, अब वो एक बार आर्टिकल देख लो और उन आर्टिकल से आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि किस प्रकार से हर एक आर्टिकल जो मैंने बोला वो सारा की सारा आपको यहाँ पर रिलेट होता हुआ दिखाई देगा। क्या है आइए देखते हैं। नंबर 1, विलेज पंचायत। हाँ जी बताइए, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। बताइए क्या आर्टिकल देख के ही पता नहीं चल गया कि ये आर्टिकल गांधीयन आर्टिकल है? बोलिए यस और नो। है नंबर 2, प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज और एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस, कॉपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। बोलिए क्या आप कभी भी अब भूल पाएंगे कि ये आर्टिकल गांधीयन आर्टिकल है? आज तक जिन्हें आप रटते थे, क्या अब आप उन्हें भूल पाएंगे कि क्या ये गांधीयन आर्टिकल है? प्रमोट वॉलेंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43B, कोऑपरेटिव सोसाइटीज 43B, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गांधीयन आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल 46, प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट देम फॉर सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। इसी के लिए तो हरिजन उत्थान आंदोलन चलाया था उन्होंने पूना पैक्ट के तुरंत बाद। गांधी जी ने जब पूना पैक्ट किया था तो उस समय के बाद में जो सबसे पहली चीज चलाई वो यही तो थी, हरिजन उत्थान। ये लीजिए। प्रोहिबिशन ऑफ कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिक ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये लीजिए। प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, काल्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल टू इंप्रूव देयर ब्रीड्स। गाय बछड़े दुधारू जानवरों को मत मारो। आर्टिकल 48। एक बार खुद के लिए थम्स अप कर लो यार, एक बार खुद के लिए तालियां बजा लो कि कुछ अच्छी चीज समझ में आ रही है। गांधी जी को समझा, गांधी जी के आर्टिकल तो अब दिल में उतर गए। कोई नींद में भी पूछेगा तो हम बता देंगे बात सुन करके, है ना। एक विद्यार्थी कह रहे हैं सर आप अवतार हो। भैया हम तो कुछ भी नहीं है, परछाई भी नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हैं आप। मुद्दा यह है कि जिस व्यक्ति की बातें सुन करके आपके अंदर इतने गूज़बम्स आ रहे हैं ना सुन के ही कि यार क्या था, वो जो क्या था टाइप की जो फीलिंग आ रही है ना उस व्यक्ति के बारे में, वो थे गांधी जी। मैंने क्या कहा, पढ़ लिख जाओगे,
जिस दिन पढ़ लिख जाओगे, अच्छा कंटेंट पढ़ लोगे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकल के किताबें पढ़ लोगे, भारत का एथिक्स पढ़ लोगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन में सिलेक्शन मायने नहीं रखता साथियों। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारे लोग आईएएस बनने के लिए पढ़ते हैं। मैं कहता हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन सबको करनी चाहिए, बनते हैं तो बढ़िया, नहीं बनते हैं तो बढ़िया। प्रशासनिक सेवा की तैयारी जरूर कर लो। रीजन है क्योंकि उस तैयारी के दौरान इतनी सारी चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा जिससे आप देश के एक ऐसे नागरिक बन जाओगे जो देश को समझ पाओगे। 1000 लोगों का सिलेक्शन होगा, सही है, लेकिन जो फेलियर भी रह गए ना, उनको भी इतनी बातें पता होंगी। ये एथिक्स का सिलेबस है सारा। गांधी और गांधीयन आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है एथिक्स में, है ना। तो ये गजब चीज है साथियों, मतलब अल्टीमेट चीज है। मैं कह रहा हूं कि कभी सीखिएगा, कभी ऐसे ही कभी गीता के ऊपर वचन सुनिएगा, क्योंकि मतलब ये गजब की चीज है साथियों। मतलब मैं कह रहा हूं कि फुल फील है भाई इसमें। हाँ जी, चलो बातें खत्म करनी पड़ती हैं, मन तो नहीं करता है। हाँ जी, कोई परेशानी दिक्कत सर मत जाओ। ये बहुत सही है। हाँ जी भैया, बहुत सारा प्यार सभी को। एक दिन 24 घंटे क्लास चलनी चाहिए ना इसमें। गांधी जी की कौन सी बुक पढ़े? गांधीयन आइडियोलॉजी पढ़ने के लिए ना आप एथिक्स में गांधीयन फिलोसफी को समझो। एथिक्स पढ़ो, भारत के लिए जो संविधान के वो अपनी जो परीक्षाओं में काम आता है ना, एथिक्स। मैंने एक्चुअली क्या है, एथिक्स में बहुत सारे मतलब विचारकों को पढ़ा है और बहुतों को पढ़ा, तब जाकर के बात समझ। लोग कह रहे हैं सर, कुणाल शर्मा पूछ रहा है गोडसे ने गोली क्यों मारी? बेटा गोली तो अपनी क्लास में भी कई लोग सोचते होंगे कि मार दें। कारण क्या है? क्योंकि जिसको पता नहीं है, जो व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेकर निकला है, जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको ये कह दिया कि गांधी जी ही हैं पार्टीशन के जिम्मेदार, गांधी जी ही हैं देश के टुकड़े के जिम्मेदार, जिसको भड़का दिया जाए, फिर वो तो यार कुछ भी करेगा ना यार। मतलब देश के अंदर जो आज भी परिस्थितियां हैं, आज भी बहुत सारे नॉर्मल नेचुरल लोग जो हैं वो आंदोलन करने को उतर पड़ते हैं। उन सबको जो है ना, मतलब समझाने की आवश्यकता है। एनीवे, कोई नहीं, आपके नॉलेज भर की जानकारी मैं दे दूंगा। मैं कहता रहा हूं, आज आप कई बार ऐसा सुनते होंगे कि अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चे जो थैंक यू बोल के जा रहे होते हैं ना, कि भाई सर मेरा 1 साल पूरा हो गया है, अच्छा लगा आपके साथ। वो अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो 1 साल में जब आए थे तब कुछ और थे, अब 1 साल कंप्लीट हो चुका है तो उनकी आइडियोलॉजी बदल चुकी है, वो कुछ और बन चुके हैं। उन्हें फील आ चुका है कि हाँ भाई, हम वो कुछ आए थे पाने के लिए, वो पा चुके हैं। ऐसे ही जब आप पूरा 1 साल निकाल लेंगे, तब आप मेरे साथ में वो सब चीजें सीख जाएंगे। ठीक है, हरिहर भगत थी, बिल्कुल भैया, खूब सारा ज्ञान मिलेगा, रोजाना पास बैठेंगे अपन लोग। चलिए मस्त रहिए, फिर मिलते हैं कल, कुछ और नया सीखेंगे।